हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम कॉल पर। तो साथियों, लास्ट सेशन में हम लोग लॉग के चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और लॉग के चैप्टर में हम लोग लॉग का हमने मानव स्वभाव पर विचार देखा, लॉग का प्राकृतिक अवस्था पर विचार देखा, लॉग का प्राकृतिक अधिकारों पर विचार देखा था हमने। ठीक है भैया, आज हम लोग लॉग के चैप्टर समाप्त करके जाएंगे। आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉग का सामाजिक समझौते पर क्या विचार था और राज्य या सरकार के स्वरूप पर क्या विचार है, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध कैसा है, इस बात पर हम लोग बात आज करने वाले हैं साथियों। इसी के साथ ही हमारा लॉग चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में रूसो चैप्टर देखेंगे। रूसो, जीन जैक्स रूसो 1712 स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डाल दीजिएगा लॉग का सामाजिक समझौते पर विचार। लॉग का सामाजिक समझौते पर विचार। लॉग का तो लॉग का सामाजिक समझौते पर विचार। हम जानते साथियों, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है लॉग से पहले हॉब्स ने भी दिया था। तो हॉब्स ने सामाजिक समझौते पर सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए। वहीं लॉक ने सामाजिक समझौते को उदारवादी आधार प्रदान किया। जो हॉब्स का सिद्धांत था सामाजिक समझौते का, हमने आपको बताया था, वह क्या था? वह एक पक्षीय था। वह एक पक्षीय था, यानी कि केवल व्यक्ति व्यक्तियों के बीच संबंध हुआ था। केवल व्यक्ति व्यक्तियों के बीच समझौता हुआ था और उसी के द्वारा सरकार बनी थी, उसी के द्वारा राज्य बना था, उसी के द्वारा नागरिक समाज बना था। इन्हीं तीनों को हॉब्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी थी, हम जानते हैं। वहीं साथियों, ये जो हॉब्स का सामाजिक समझौता था, जो व्यक्ति व्यक्तियों के बीच हुआ, जो कि बिना शर्त के था। जो कैसा था? जो कि बिना शर्त के था। तो जब बिना शर्त के था तो जो सरकार होगी, जो राजा होगा, वो कैसा था? जो राजा था वो निरंकुश राजा था। तो वहाँ निरंकुश राजतंत्र, और वहाँ पर उन्होंने उसको लेवियाथन नाम दिया था। किसका? लेवियाथन नाम दिया था। तो हॉब्स के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो सरकार बनी, जो निरंकुश राजा अस्तित्व में आया, जो संप्रभु अस्तित्व में आया, उसी को उन्होंने लेवियाथन नाम दिया था मेरे साथी। क्लियर है? बात करें लॉक के सामाजिक समझौते की, तो जो लॉक का सामाजिक समझौता है वो द्विपक्षीय है। जो लॉक का सामाजिक समझौता है वो क्या है? वो द्विपक्षीय है। एक के तहत क्या हुआ? ये एक समझौता जो हुआ व्यक्ति व्यक्तियों के बीच हुआ, व्यक्ति व्यक्ति के बीच हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो राज्य बना। इसके परिणाम स्वरूप राज्य बना। और ये जो पहला समझौता है ये एक पक्षीय है। ये एक पक्षीय है। ये क्या है? व्यक्ति व्यक्तियों के बीच हुआ है, इसलिए ये सामाजिक है। इसलिए ये सामाजिक है। और ये जो समझौता है व्यक्ति व्यक्तियों के बीच, ये बिना शर्त के हुआ है। ये क्या हुआ है? बिना
शर्त हुआ है। इसलिए जो राज्य बना वो कैसा है, राज्य स्थायी है। राज्य कैसा है, राज्य स्थायी है। मैंने आपको बताया कि लॉक का सामाजिक समझौता दो ही पक्षीय है। जो पहला समझौता हुआ, पहला समझौता व्यक्ति व्यक्तियों के बीच हुआ और इसके परिणाम स्वरूप राज्य बना। और ये जो समझौता है ये बिना शर्त का है, यानी व्यक्ति व्यक्तियों के बीच समझौता हुआ, राज्य इसमें शामिल नहीं है, जो शासक है इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ये बिना शर्त के हुआ है और राज्य स्थायी यहाँ पर निकला, राज्य यहाँ पर स्थायी अस्तित्व में आया। और ये क्या है, एक पक्षीय है क्योंकि व्यक्ति व्यक्तियों के बीच ही समझौता हुआ है और क्या है, सामाजिक है। ठीक है भैया। वही दूसरे समझौते की बात करें, ये क्या है, ये द्विपक्षीय है, ये द्विपक्षीय है। ये किस किस के, ये व्यक्ति प्लस शासक, व्यक्ति प्लस शासक, ये व्यक्तियों के बीच और शासक के बीच हुआ है। तो ये क्या हुआ है, ये व्यक्ति और शासक के बीच हुआ है। व्यक्ति, सभी व्यक्तियों ने कहा कि भैया ऐसा है कि तुम में से एक जना खड़ा हो जाओ और हम जो है तुम में से एक व्यक्तियों में से ही एक लोग क्या बन गया, शासक बन गया। और कहा कि हम सभी व्यक्ति जो हैं अपने अधिकार और जो हमारी शक्तियां हैं, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, वो हम सब आपको सौंपते हैं, इस शासक को सौंपते हैं। और शासक ने भी, ध्यान सुनना, शासक ने भी इन व्यक्तियों के जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जो अधिकार और शक्तियां हैं, उनको उनकी रक्षा का वचन दिया, उनकी रक्षा का वचन दिया। तो व्यक्तियों ने अधिकार और शक्तियां शासक को सौंपी और शासक ने इन अधिकार और शक्तियों का, इनकी रक्षा का वचन दिया। इसलिए ये जो सिद्धांत है, ये जो सामाजिक समझौता है लॉक का, द्विपक्षीय है और ये शासक और व्यक्ति दोनों के बीच हुआ है। इसलिए जो सरकार बनी इस समझौते से क्या बनी, इस समझौते से मेरे साथी सरकार बनी। और जो सरकार बनी वो कैसी बनी, वो सीमित बनी, वो सरकार सीमित सरकार बनी। सरकार कैसी बनी, सीमित बनी। वो सरकार कैसी बन रही है, सीमित बन रही है। और ये जो समझौता है ये क्या है, ये सशर्त हुआ है, ये सशर्त समझौता हुआ है। यानी कि राजा ने, शासक ने भी इनके अधिकार और शक्तियों की रक्षा का वचन दिया है, समझे। और ये जो है, ये जो समझौता है, ये समझौता कैसा है, ये जो समझौता है, ये जो समझौता है ये राजनीतिक है। ये कैसा है, राजनीतिक समझौता। यानी कि लॉक का सामाजिक समझौता कैसा है, सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है। यहां तक आपको बात समझ में आई। तो साथियों मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। हमने आपसे बताया कि जो लॉक है, लॉक का समझौता द्विपक्षीय है। पहले समझौते के तहत, पहला समझौता किस किस के बीच हुआ, तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ था और ये बिना शर्त के हुआ था। इसलिए इसके परिणाम स्वरूप राज्य मिला, राज्य बना। और राज्य क्या है, राज्य स्थायी है, राज्य स्थायी है। ये व्यक्ति व्यक्तियों के बीच हुआ, इसलिए ये एक पक्षीय है। वही मैंने आपको बताया दूसरा जो समझौता है इसका, ये कैसा है, ये राजनीतिक समझौता है। ये व्यक्ति और शासक के बीच हुआ। व्यक्तियों ने अपने अधिकार और शक्तियां शासक को सौंपे और शासक ने भी इनके अधिकार और शक्तियों का, जो व्यक्ति हैं इनकी अधिकार और शक्तियों का रक्षा का वचन दिया, है ना, इनके अधिकारों की सुरक्षा का वचन दिया। समझे आप मेरी बात। तो इसके तहत क्या बनी, सरकार बनी। और सरकार कैसी है, सीमित है, क्योंकि समझौता कैसा हुआ है, सशर्त हुआ है, क्योंकि समझौता सशर्त हुआ है। अतः सरकार कैसी मिल रही है, सीमित मिल रही है। ध्यान से सुनिएगा साथियों कि जिस व्यक्तियों ने जिस यंत्र द्वारा सरकार को अधिकार और शक्तियां सौंपी, यह सरकार जिस यंत्र द्वारा अपने अधिकार और शक्तियां प्राप्त करता है उसे ट्रस्ट कहा गया, उसे कहा गया ट्रस्ट। यानी कि सरकार अधिकार और शक्तियां
अधिकार प्लस शक्तियां जिस यंत्र से प्राप्त करता है उसे क्या कहा गया? उसे ट्रस्ट कहा गया। उसे ट्रस्ट कहा गया। ट्रस्ट कहा गया। या धरोहर, न्यास, धरोहर। लोग कहते हैं कि सरकार जनता की धरोहर है। सरकार क्या है? जनता की धरोहर है। तो जनता ने ही अधिकार और शक्तियां इसको दिए हैं, इसलिए सरकार जनता की धरोहर है। और सरकार को, यदि सरकार जो शासक है, यदि वो जनता ने जो प्राकृतिक अधिकार सौंपे हैं, व्यक्तियों ने जो प्राकृतिक अधिकार सौंपे हैं, यदि इनकी सुरक्षा नहीं कर पाता है या उत्तरदायित्व नहीं दे पाता है, तो ऐसी स्थिति में बहुमत से व्यक्ति ऐसे सरकार को हटाकर दूसरी सरकार का गठन कर सकते हैं। ये आगे कहता है। तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट शब्द का अर्थ होता है सरकार जो है जनता की धरोहर है। तो मेरे साथियों, सरकार को जिस यंत्र द्वारा शक्तियां, अधिकार मिले, है ना, अधिकार और शक्तियां मिले, उस यंत्र को कहा ट्रस्ट नाम दिया गया। उस यंत्र को ट्रस्ट कहा। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ट्रस्ट का अर्थ होता है सरकार जनता की धरोहर है। सरकार जनता की धरोहर है। तो ये था सामाजिक समझौता। ये कैसा है? ये सामाजिक समझौता था। तो क्वेश्चन पूछता है लॉक का सामाजिक समझौता कैसा है? तो ये द्विपक्षीय है। पहला समझौता व्यक्तियों के बीच हुआ, दूसरा समझौता व्यक्ति और शासक के बीच हुआ। और सरकार कैसी मिली? सीमित मिली, राज्य स्थायी मिला। क्योंकि जो व्यक्तियों के बीच समझौता हुआ था ये बिना शर्त हुआ था, और व्यक्ति और शासक के बीच जो समझौता हुआ यह सशर्त हुआ। इसलिए सरकार हमको सीमित देखने को मिली। और जिस यंत्र द्वारा सरकार अपने अधिकार और शक्तियां उसको मिली, उसे ट्रस्ट कहा गया या न्यास कहा गया। तो ये था सामाजिक समझौते पर विचार। इसको लिख लीजिएगा, मेरे साथी। जिस प्रकार से मैंने ये डायग्राम टाइप का बनाया उस प्रकार से आप भी छाप दीजिएगा लिखने के बाद। तो चलिए लिखिए। लिखिए, सामाजिक समझौते पर सर्वप्रथम विचार। 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 सामाजिक समझौते पर सर्वप्रथम विचार हॉब्स ने दिया। हॉब्स ने दिया। परंतु उसे उदारवादी आधार लॉक ने प्रदान किया। परंतु उसे उदारवादी आधार लॉक ने प्रदान किया। परंतु उसे उदारवादी आधार लॉक ने प्रदान किया। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता एक पक्षीय है। एक पक्षीय है। एक पक्षीय है।
उसी से सरकार तथा उसी से राज्य बना। हॉब्स के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हॉब्स के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप व्यक्ति प्रभु सत्ताधारी आदेशों से व्यक्ति प्रभु सत्ताधारी आदेशों से व्यक्ति प्रभु सत्ताधारी आदेशों से पूरी तरह बंध गया, पूरी तरह बंध गया। आगे लिखें नई लाइन से, लॉक का सामाजिक समझौता, लॉक का सामाजिक समझौता द्विपक्षीय है, द्विपक्षीय है। पहले समझौते के तहत राज्य बना तथा दूसरे समझौते के तहत सरकार बनी, सरकार बनी। आगे लिखें पहला समझौता सामाजिक है, पहला समझौता सामाजिक है। यह केवल पहला समझौता सामाजिक है। यह समझौता एक पक्षीय है, यह समझौता एक पक्षीय है, यह समझौता एक पक्षीय है। अर्थात यह व्यक्ति व्यक्ति के बीच हुआ है, यह व्यक्ति के बीच हुआ है, यह व्यक्ति के बीच हुआ है, यह व्यक्ति के बीच हुआ है। ये कैसे हुआ है? यह व्यक्ति के बीच हुआ है, व्यक्ति के बीच बिना शर्त हुआ, बिना शर्त के हुआ है। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य बना, राज्य बना। यद्यपि यह समझौता बिना शर्त के हुआ है, इसलिए राज्य स्थायी है, इसलिए राज्य स्थायी है, इसलिए राज्य स्थायी है। अगला लिखें इसलिए राज्य स्थायी है। लिखें दूसरा समझौता राजनीतिक समझौता है, दूसरा समझौता राजनीतिक है। यह द्विपक्षीय है, यह द्विपक्षीय है। यह समझौता जनता तथा शासक के बीच हुआ, जनता तथा शासक के बीच सशर्त हुआ है, सशर्त हुआ है, सशर्त हुआ है, सशर्त हुआ है। जनता ने अपने प्राकृतिक अधिकारों का दायित्व, जनता ने अपने प्राकृतिक अधिकारों का दायित्व
सरकार को सौंपा, सरकार को सौंपा और सरकार ने भी जनता के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा का वचन दिया, सुरक्षा का वचन दिया। सुरक्षा का वचन दिया। सुरक्षा का वचन दिया। अर्थात सरकार सीमित है, अर्थात सरकार सीमित है, अर्थात सरकार कैसी है? सीमित है। ठीक है भैया, तो ये है लॉक का सामाजिक समझौता। इसमें लिख देंगे लॉक का सामाजिक समझौता द्विपक्षीय है, एक समझौता के तहत राज्य बना, दूसरे समझौते के तहत सरकार बनी। पहला समझौता एक पक्षीय, दूसरा समझौता द्विपक्षीय। पहला समझौता सामाजिक, दूसरा समझौता राजनीतिक। एक बिना शर्त के हुआ, एक सशर्त हुआ। जो बिना शर्त के हुआ जहाँ राज्य स्थायी है, जो शर्त के तहत हुआ वो सरकार सीमित है। ठीक है भैया, हाँ जी। तो लॉक के सामाजिक समझौते के अनुसार सरकार क्या है? सरकार सीमित है। तो सीमित सरकार का समर्थन कौन करते हैं? तो लॉक करते हैं। ठीक है भाई, ते था सामाजिक समझौते पर विचार। अगला जो टॉपिक है, अगला है सरकार या राज्य के स्वरूप पर विचार। सरकार या राज्य के स्वरूप पर विचार। सरकार या राज्य के स्वरूप पर विचार। चलिए इसे जरा हम मिटा देते हैं भाई। सरकार के स्वरूप पर विचार। तो राज्य या सरकार का स्वरूप कैसा है? हम जानते हैं साथियों, तो राज्य सरकार का गठन कैसे हुआ? सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप इसका गठन हुआ है। याद कीजिए प्राकृतिक अवस्था को, कि जिस समय लॉक ने कहा था, लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को कैसे बताया था? शांतिमय की अवस्था बताया था।
लोक ने कहा प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य परस्पर शांति, सहयोग एवं प्रेम है मनुष्यों में, और प्राकृतिक अवस्था में सब खुशहाली है। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है, प्राकृतिक अधिकार हैं, और उन्हीं प्राकृतिक अधिकारों के साथ वह अपना जीवन व्यतीत करता है। प्राकृतिक अवस्था में कोई असुविधा नहीं है, ध्यान सुनना, प्राकृतिक अवस्था में कोई असुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ असुविधा है। वह सुविधा क्या है, वह है मानवीय सत्ता का अभाव है, अर्थात ना तो यहाँ पर कोई सत्ता चलाने वाला है, ना ही कोई इसकी व्याख्या करने वाला है। तो इन्होंने सामाजिक समझौते, इन्होंने जो प्राकृतिक अवस्था में असुविधाएं थी उनको दूर करने के लिए, लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामाजिक समझौता किया, और सामाजिक समझौते के तहत सरकार और राज्य बनाई। हमने आपको बताया ये समझौता द्विपक्षीय था, एक के तहत राज्य बना, दूसरे के तहत सरकार बनी। तो उसी के स्वरूप पर आज हम बात करने वाले हैं। तो लोक ने साथियों प्राकृतिक अवस्था में असुविधाओं को दूर करने के लिए, ध्यान सुनना, असुविधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण हुआ है। तो राज्य का निर्माण किया। तो लोक ने साथियों, लोक कहते हैं, लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में असुविधाओं को दूर करने के लिए, प्राकृतिक अवस्था में पनप रही असुविधाओं, कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण हुआ। और सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप साथियों जिस यंत्र के तहत सरकार अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है, सरकार अपनी अधिकार और शक्तियों को प्राप्त करती है, उसी को लोक ने ट्रस्ट कहा। यानी कि जिस यंत्र द्वारा सरकार अपने अधिकार तथा शक्तियों को प्राप्त करता है। तो जिस यंत्र द्वारा सरकार अपने अधिकार और शक्तियों को प्राप्त करती है उसी को लोक ने क्या कहा, ट्रस्ट कहा। ट्रस्ट या न्यास शब्द का प्रयोग किया। तो सरकार को लोक ने ट्रस्ट शब्द के रूप में, सरकार के लिए लोक ने क्या, किस शब्द का प्रयोग किया, ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया है। ट्रस्ट का क्या अर्थ होता है, ट्रस्ट का अर्थ होता है सरकार जनता की धरोहर है। ट्रस्ट का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ की बात करी जाए, अर्थ पूछ लेता है कि सरकार जो है वो जनता की धरोहर है, जनता की धरोहर है। तो सरकार क्या है, जनता की धरोहर है। यानी कि सरकार का निर्माण कैसे हुआ, सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ। तो सरकार जो है जनता की सहमति पर आधारित है, इसीलिए इसका जो निर्माण हुआ है हम जानते हैं वो सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो सामाजिक समझौते से सरकार बंधी हुई है, इसलिए सरकार जनता के ट्रस्ट को यदि तोड़ती है, जनता के ट्रस्ट को यदि तोड़ती है तो जनता ऐसी सरकार को हटाकर दूसरी सरकार का गठन कर सकती है, ये लोग कहते हैं। क्योंकि भैया सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप सरकार बनी है, इसलिए सरकार सीमित है। सरकार जनता के अधिकारों की, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगी। उसका जो ट्रस्ट है, जो धरोहर है, जो सरकार जनता की धरोहर हमने आपको बताया। तो सरकार को किसने बनाया, जनता ने बनाया। इसलिए जनता इनकी धरोहर या ट्रस्ट को तोड़ती है। सॉरी, जो सरकार है, सरकार यदि जनता की धरोहर या ट्रस्ट को तोड़ती है तो जनता इस स्थिति में इस सरकार को हटाकर दूसरी सरकार का गठन कर सकती है, हमने आपको बताया।
तो जो सरकार है, सरकार जनता के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो जनता है वो बहुमत से ऐसी स्थिति में इस सरकार को हटाकर दूसरी सरकार का गठन कर सकती है। ठीक है, यहां तक आपने कहा। तो लॉक सरकार के 3 अंग बताए हैं। लॉक कितने अंग बताता है सरकार के? लॉक सरकार के 3 अंग बताता है। लॉक ने सरकार के 3 अंग बताए। लॉक ने सरकार के 3 अंग बताए। पहला विधायिका, विधायिका इसे ही हम लोग व्यवस्थापिका बोलते हैं, व्यवस्थापिका। दूसरा इन्होंने बताया कार्यपालिका, कार्यपालिका। कार्यपालिका में ही इन्होंने साथियों न्यायपालिका को भी सम्मिलित किया है। न्यायपालिका यानी न्यायपालिका को इन्होंने अलग भिन्न भिन्न प्रकार से अंग नहीं बताया, बल्कि कार्यपालिका में ही न्यायपालिका को इन्होंने सम्मिलित बताया। वही तीसरा इन्होंने बताया संघीय, तीसरा बताया संघीय, तीसरा बताया संघीय। हमने आपको बताया व्यवस्था का क्या, व्यवस्थापिका या जो विधायिका है इसका क्या काम है? इसका काम है कानून निर्माण करना, है ना, कानूनों का निर्माण करना, इसका काम बताया इन्होंने। वहीं कार्यपालिका का क्या काम बताया? कार्यपालिका का काम बताया इन्होंने, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका क्या काम है? कानूनों की व्याख्या करना या इनको लागू करना, इसका काम बताया। वही जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका से कहा कि भैया आपका काम है निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना। और मैंने आपको बताया न्यायपालिका को इन्होंने भिन्न अंग नहीं माना है, जबकि इन्होंने न्यायपालिका को साथियों कार्यपालिका का ही अंग माना। न्यायपालिका को कार्यपालिका का ही अंग माना है। तीसरा होता है संघीय, संघीय तो तीसरा होता है संघीय। तो जो संघीय है, संघीय जो अंग इन्होंने बताया, तो इसे इन्होंने प्रमुख अंग के रूप में माना है, प्रमुख अंग के रूप में माना। और संघीय को, जिसका कार्य विदेशों के साथ संबंधों को सुनिश्चित करना, ये जो संघीय है, संघीय अंग का क्या काम है? विदेशों के साथ, विदेशों के साथ, विदेशों के साथ संबंध स्थापित करना, स्थापित करना। तो जो संघीय है उसका क्या काम है? विदेशों के साथ संबंधों को स्थापित करना है। जिसका कार्य विदेशों के साथ संबंधों को स्थापित करना है, हमने आपको बता दिया। और यह अंग विदेश विभाग के समकक्ष है। यह अंग क्या है? संघीय जो है विदेश विभाग के समकक्ष है, यानी कि विदेश विभाग के बराबर है जो संघीय है। तो विदेशों के साथ संबंध स्थापित करना। वहीं कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। न्यायपालिका इसका विधायिका का काम है, व्यवस्थापिका का काम है भैया, हमने आपको बताया कानूनों का निर्माण करना है, कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का कानूनों की व्याख्या करना, उसको लागू कराना। और लॉक ने न्यायपालिका को अलग अंग के रूप में स्थापित नहीं किया है, बल्कि इसे कार्यपालिका में ही शामिल किया है। इतनी बात आपको पता चल गई।
तो लॉक के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप साथियों जिस राज्य का उदय हुआ, जो राज्य बना, उसके कई स्वरूप हैं, उसके वो अलग अलग स्वरूपों में विद्यमान हुआ। यानी कि साथियों लॉक के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राज्य का उदय हुआ, लॉक के सामाजिक समझौते के स्वरूप जिस राज्य का उदय हुआ उसके निम्नलिखित स्वरूप हैं, उसके निम्नलिखित स्वरूप हैं। जैसे राज्य जो है, राज्य के स्वरूप, तो राज्य के कौन कौन से स्वरूप है भैया? जैसे यू राज्य है, मान कर चलो भैया, यू क्या है? यू राज्य। ये जो लॉक का सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज्य बना, ये कैसा है हम आपके बताते हैं। इसके जो स्वरूप है, इसके क्या क्या स्वरूप है? जैसे ये जो क्या है, ये सीमित एवं मर्यादित राज्य है, सीमित एवं मर्यादित राज्य। दूसरा इन्होंने इसको बताया, ये क्या है? ये जन सहमति पर आधारित है। यह क्या है? जन सहमति पर आधारित है। ये क्या है? ये नकारात्मक राज्य है, नकारात्मक राज्य है, नकारात्मक राज्य। इसे पुलिस राज्य भी कहते हैं, पुलिस राज्य, पुलिस राज्य है। एक कंपनी राज्य, कंपनी राज्य, कंपनी राज्य। इसी को हम लोग हस्तक्षेपवादी राज्य, हस्तक्षेपवादी राज्य कहते हैं। इसी को हम लोग, इसी को कहते हैं संवैधानिक राज्य, संवैधानिक राज्य। तो इसके निम्नलिखित स्वरूप हैं भाई साहब। कौन कौन से स्वरूप हैं? सीमित एवं मर्यादित राज्य है, ये संवैधानिक राज्य है, नकारात्मक राज्य है, जनसहमति पर आधारित है, पुलिस राज्य है, कंपनी राज्य है, हस्तक्षेपवादी राज्य है, संवैधानिक राज्य है। सीमित राज्य है, हमने आपको बताया जो समझौता हुआ है वो क्या है? वो सशर्त है भाई साहब। और सीमित है, सीमित है तभी तो हमारी स्वतंत्रता बनी हुई है, क्योंकि लॉक ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया यहाँ पर, लॉक ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया यहाँ पर, जन सहमति पर आधारित माना, क्योंकि लोगों ने मिलकर के इसको बनाया है। नकारात्मक राज्य है, राज्य केवल कैसा काम करेगा? राज्य केवल सुरक्षा, शांति, व्यवस्था, न्याय का काम करेगा। राज्य साथियों, राज्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो राज्य इसलिए क्या है? नकारात्मक है। पुलिस राज्य है इसलिए हस्तक्षेपवादी है, हस्तक्षेप वह नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हस्तक्षेपवादी है। पुलिस राज्य है। कंपनी राज्य है, जिस प्रकार से कंपनी का कोई निश्चित उद्देश्य होता है, उसी प्रकार से राज्य का भी एक निश्चित उद्देश्य होता है। वह होता है लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। तो ये क्या है? ये इसके राज्य के स्वरूप हैं। तो लॉक के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राज्य का उदय हुआ उसके कई स्वरूप विद्यमान हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लॉक ने बताया कि हमारे जो राज्य है, राज्य को सीमित तथा मर्यादित मानते हैं। ये निरंकुश राज्य नहीं मानते। लॉक अपने राज्य पर निम्नलिखित दो प्रकार से नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो ये अपने राज्य को सीमित और मर्यादित मानते हैं, अपने राज्य को निरंकुश नहीं मानते हैं। एक तो ये नियंत्रित करना चाहते हैं प्राकृतिक अधिकारों पर नियंत्रण के आधार पर, कि राज्य प्राकृतिक अधिकारों पर नियंत्रण करेगा।
वहीं राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का नियंत्रण यानी कि विधि का शासन, ये दो प्रकार से इसको सीमित करना चाहते हैं। एक तो प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर, दूसरा राज्य द्वारा निर्मित नियंत्रण कानून एवं नियंत्रण के आधार, कानून के नियंत्रण के आधार पर, यानी कि विधि के शासन के आधार पर। समझे? तो इसको जरा एक बार लिख लीजिए आप लोग, इसको जरा एक बार लिख लें, एक बार आप लोग पढ़ लें, उसके बाद आपका खत्म मामला। ठीक है भैया? चलिए इसको जरा आप लोग लिखें। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अवस्था में लोगों की कठिनाइयों एवं असुविधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण हुआ। देखिए, लॉक के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जिस यंत्र द्वारा सरकार बनी तथा जिस यंत्र द्वारा सरकार को अधिकार और शक्तियां प्राप्त हुई, लॉक ने उसे ट्रस्ट या न्यास कहा है। ट्रस्ट का अर्थ होता है, ट्रस्ट का क्या अर्थ है? ट्रस्ट का अर्थ है सरकार जनता की धरोहर है। ट्रस्ट का अर्थ है सरकार जनता की धरोहर है। लॉक के अनुसार सरकार जनता की सहमति पर आधारित है। सरकार जनता की सहमति पर आधारित है और सरकार जनता के समझौते से बंधी हुई है। और सरकार जनता के समझौते से बंधी हुई है। इसलिए सरकार सीमित है। इसलिए सरकार कैसी है? इसलिए सरकार सीमित है। इसलिए सरकार सीमित है। लॉक कहते हैं कि यदि सरकार जनता के ट्रस्ट को तोड़ती है तो जनता उस सरकार को हटा सकती है। तो
तो जनता ऐसी सरकार को हटा सकती है। लोग कहते हैं कि सरकार प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। लोग कहते हैं कि जो सरकार है, सरकार प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। सरकार प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। लॉक ने सरकार के 3 अंग बताए हैं। लॉक ने सरकार के 3 अंग बताए। लॉक ने सरकार के 3 अंग बताए। विधायिका या व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका या न्यायपालिका, तीसरा बताया संघीय। तीसरा बताया संघीय। लिखें विधायिका में, इसके नीचे लिख लें में। विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना। विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है। लॉक ने व्यवस्थापिका को सरकार का प्रमुख अंग स्वीकार किया है। लॉक ने व्यवस्थापिका को सरकार का प्रमुख अंग स्वीकार किया है। अगला लिखें कार्यपालिका। कार्यपालिका लिखें। लॉक ने कार्यपालिका का कार्य कानूनों की व्याख्या करना, कानूनों की व्याख्या करना और कानूनों को लागू करना बताया है। और कानूनों को लागू करना बताया है। कानूनों को लागू करना बताया। न्यायपालिका। लॉक ने न्यायपालिका को अलग अंग के रूप में स्थापित नहीं किया। स्थापित नहीं किया है और कार्यपालिका में ही न्यायपालिका को सम्मिलित बताया है। कार्यपालिका में ही न्यायपालिका को सम्मिलित बताया लॉक ने। ठीक है भैया। अगले लिखें संघीय। लॉक ने सरकार के प्रमुख अंग के रूप में संघीय को स्वीकार किया। संघीय को स्वीकार किया। यह अंग विदेश विभाग के समकक्ष है। यह अंग विदेश विभाग के समकक्ष है। समकक्ष है। इसका कार्य विदेशों के साथ संबंध स्थापित करना है। इसका कार्य विदेशों के साथ संबंध स्थापित करना है। ठीक है भैया। आगे लिखें। लॉक के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप, लॉक के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज्य अस्तित्व में आया, जो राज्य अस्तित्व में आया, उसके निम्नलिखित स्वरूप हैं। उसके निम्नलिखित स्वरूप हैं। कौन कौन से स्वरूप हैं? राज्य के कौन कौन से स्वरूप हैं? सीमित एवं मर्यादित राज्य, जनता जन सहमति पर आधारित है, नकारात्मक राज्य है और पुलिस राज्य है। पुलिस राज्य है, नकारात्मक राज्य है, यानी कि यहाँ पर क्या है, व्यक्तियों को प्राथमिक माना गया है ना। पुलिस राज्य में जो राज्य का काम है वो सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय। तो राज्य पुलिस राज्य में केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय के कार्य करता है। राज्य अन्य किसी भी लोक कल्याण के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता।
यानी कि राज्य केवल कैसे काम करेगा, सुरक्षा, शांति, व्यवस्था, न्याय के काम करेगा, वह लोक कल्याण के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए इसे अहस्तक्षेपवादी राज्य भी कहते हैं। इसलिए इसे अहस्तक्षेपवादी राज्य भी कहते हैं हम लोग। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये इसके निम्नलिखित स्वरूप हैं, इसे आप लोग लिख लीजिए, ऐसे ही डायग्राम बना लीजिएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसे कर ले जाएंगे। अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक है अपना अगला टॉपिक है राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध क्या है। राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध क्या है, तो संबंध की बात कर लेते हैं। राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध है, इसको हम लोग मिटा देते हैं भैया। तो राज्य या व्यक्ति के संबंध पर विचार। राज्य या व्यक्ति के संबंध पर विचार। तो राज्य और व्यक्ति के संबंध पर क्या विचार है। हम जानते हैं साथियों कि लोग कहते हैं कि जो राज्य या सरकार है, राज्य या सरकार है, उसका जो निर्माण हुआ है वो लोक हित के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। तो वो लोगों के जो हित हैं उनके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। राज्य या जो सरकार है वो जनता की सहमति पर आधारित है। तो जनता की सहमति पर आधारित है, सही बात है भैया। लोगों ने सामाजिक समझौते के तहत राज्य सरकार को बनाया है, इसलिए राज्य सरकार जनता की आकांक्षाओं या लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती है। जनता की आकांक्षाओं या लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाती है यदि सरकार या राज्य तो जनता बहुमत से ऐसी सरकार या राज्य को हटा सकती है। बहुमत से ऐसी सरकार या राज्य को हटा सकती है। इसी को लोक ने क्रांति का सिद्धांत भी कहा है। क्रांति का सिद्धांत लॉक ने साथियों सरकार को क्या बताया, सीमित बताया। क्योंकि जनता सीमित क्यों बताया, क्योंकि जो सरकार है, सरकार जनता के जो प्राकृतिक अधिकार हैं, अधिकारों के प्रति दायित्व है, उसका दायित्व है कि वो उनकी रक्षा करे। और यदि ऐसा नहीं कर पाती है सरकार तो उसका जनता उस सरकार को हटाकर दूसरी सरकार का निर्माण कर सकती है। क्योंकि ये जो समझौता हुआ था, ये समझौता सशर्त हुआ था, इसलिए सरकार सीमित है साथियों, इसलिए सरकार सीमित है। तो लॉक सरकार को सीमित मानते हैं। और लॉक ने साथियों यही कहकर क्या कर दिया, यही कहकर राज्य को साधन माना और व्यक्ति को साध्य माना।
क्योंकि सरकार सीमित है। जब सरकार सीमित है, जब सरकार सीमित है तो हम जानते ही हैं, फिर जब सरकार सीमित है तो व्यक्ति प्राथमिक है। व्यक्ति प्राथमिक है, व्यक्तिवाद का इन्होंने विचार दिया। व्यक्तिवाद का इन्हें जनक भी कहा जाता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो व्यक्ति है, व्यक्ति को साध्य और तथा राज्य को साधन के रूप में माना है। लॉक के विचारों पर वाहन है एक। वाहन कहते हैं कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। वाहन कहता है, वाहन क्या कहता है? वाहन कहता है लॉक के विचारों पर कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन, लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। तो वह लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। कौन कहते हैं? वाहन कहते हैं। लॉक का एक प्रसिद्ध कथन है, क्योंकि सरकार सीमित है। जब सरकार सीमित है तो लॉक ने प्रसिद्ध कथन कहा कि समुदाय एक गृह स्वामी की भांति है। समुदाय जो है, जो समाज है, वो एक गृह स्वामी की भांति है, जो अपनी सुरक्षा के लिए एक पहरेदार की नियुक्ति करता है, जिस प्रकार से हमने सरकार की नियुक्ति करी। तो समुदाय एक गृह स्वामी की भांति है, जो अपनी सुरक्षा के लिए एक पहरेदार की नियुक्ति करता है और जाग जाग कर देखता है कि पहरेदार कहीं सो तो नहीं रहा है। यदि पहरेदार सोता हुआ पाया जाता है तो जनता तो उस पहरेदार को हटाकर दूसरे पहरेदार की नियुक्ति कर लेती है। तो जो समुदाय है उस पहरेदार को हटाकर दूसरे पहरेदार की नियुक्ति कर लेता है। तो समुदाय एक गृह स्वामी की भांति है। समुदाय एक गृह स्वामी की भांति है, जो अपनी सुरक्षा के लिए एक पहरेदार की नियुक्ति करता है। वह जाग जाग कर देखता है कि पहरेदार कहीं सो तो नहीं रहा है। यदि पहरेदार सोता हुआ पाया जाता है तो उस पहरेदार को हटाकर वह दूसरे पहरेदार की नियुक्ति कर लेता है। ये कथन किसका है? लॉक का कथन है। ये लॉक का कथन है। एक है बेपर। बेपर कहते हैं लॉक के बारे में, बेपर कहते हैं कि लॉक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी है। लॉक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी है और दूसरे युग की पहली वाणी, पहली महान वाणी है। अर्थात लॉक ने हम जानते हैं साथियों कि लॉक ने राज्य से धर्म को या चर्च को क्या किया है? अलग किया। और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की बात करी। उन्होंने कहा कि भाई जो धर्म है, धर्म आस्था का विषय है, उस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि उस पर बाह्य बल का प्रयोग किया जाता है तो वह धर्म नष्ट हो जाता है साथियों, वह नष्ट धर्म हो जाता है। इसलिए साथियों, अर्थात लॉक ने चर्च की स्वतंत्रता को महत्व देकर मध्यकालीन परंपरा का पुनः निर्वहन किया, जबकि आधुनिक काल में साथियों व्यक्तिवाद की महत्वता को स्थापित करके, यानी कि पहले युग की महान वाणी, तो आधुनिक काल में व्यक्तिवाद की महत्वता को प्रदान करके वह क्या बन गए? उन्होंने व्यक्तिवाद की महत्वता को स्थापित करते हुए आधुनिक काल का पहला विचारक इन्हें माना जाता है। तो बेपर ने कहा कि जो लॉक है, लॉक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी है और दूसरे युग की महान वाणी है। ठीक है भैया। तो ये था अपना व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध पर विचार, है ना। इसे लिखें जरा। लॉक के अनुसार राज्य या सरकार का निर्माण, लोकहित के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। लोकहित के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हुआ है।
लॉक के अनुसार हमने आपको बताया कि राज्य या सरकार का निर्माण लोकहित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हुआ है, लोकहित के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। राज्य या सरकार जनता की सहमति पर आधारित है, जनता की सहमति पर आधारित है। यदि सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती है, यदि सरकार जनता की आकांक्षाओं या लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती है तो जनता बहुमत से उस सरकार को हटा सकती है, उस सरकार को हटा सकती है। इस प्रकार लॉक ने सरकार को सीमित बताया है, इस प्रकार लॉक ने सरकार को सीमित बताया। और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देकर राज्य को साधन तथा व्यक्ति को साध्य माना, और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देकर राज्य को साधन तथा व्यक्ति को साध्य के रूप में माना। लॉक के विचारों पर बाहन कहता है कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। आगे लिखा है, लॉक का प्रसिद्ध कथन है, समुदाय एक ऐसे गृह स्वामी की भांति है, समुदाय एक ऐसे गृह स्वामी की भांति है जो अपनी सुरक्षा के लिए एक पहरेदार की नियुक्ति करता है। वह जाग कर देखता है कि पहरेदार सो तो नहीं रहा। यदि पहरेदार सोता हुआ पाया जाता है, यदि सोता हुआ पाया जाता है तो जनता उस पहरेदार को हटाकर दूसरे पहरेदार की नियुक्ति कर लेती है। तो जनता उस पहरेदार को हटाकर दूसरे पहरेदार की नियुक्ति कर लेती है। तो समुदाय एक ऐसे गृह स्वामी की भांति है। ये किसका कथन है? ये लॉक का कथन, ये लॉक कहते हैं। आगे लिखें। इसे लिखने के बाद लॉक के विचारों पर बेपर कहते हैं कि लॉक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी है और दूसरे युग की पहली महान वाणी है।
आगे लिखें, कोमा बंद करो, शायद इन्वर्टेड कोमा बंद दोनों तरफ से। इसका लिखा अर्थात लॉक ने चर्च की स्वतंत्रता को महत्व देकर, लॉक ने चर्च की स्वतंत्रता को महत्व देकर मध्यकालीन परंपरा का, मध्यकालीन परंपरा का, मध्यकालीन परंपरा का निर्वहन किया, जबकि आधुनिक काल में व्यक्तिवाद को महत्व देते हुए आधुनिक काल का पहला विचारक बना, पहला विचारक बना। तो ये है भाई साहब लॉक का चैप्टर। इसी के साथ ही अपना लॉक का चैप्टर समाप्त हुआ। आज हम लोगों ने सामाजिक समझौता देखा, राज्य सरकार के स्वरूप पर विचार देखा, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया कि सरकार सीमित है और लॉक ने जिस सरकार जिस यंत्र द्वारा अपनी शक्तियों और अधिकारों को वो प्राप्त करता है उसे उन्होंने ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया। ट्रस्ट का अर्थ होता है सरकार जनता की धरोहर है। सरकार के अंग उन्होंने 3 अंग बताए हैं, मैंने आपको बताया। राज्य का उन्होंने स्वरूप बताया। उसके बाद हम लोगों ने आपके व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध पर विचार किया। ठीक है, तो ये था अपना सामाजिक समझौता, राज्य या सरकार का स्वरूप, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध पर विचार। तो इसी के साथ ही अपना चैप्टर समाप्त हुआ। आगे मिलते हैं साथियों जीन जैक्स रूसो के चैप्टर में। और रूसो के चैप्टर में हम बड़ा जीवन परिचय बड़ा उनका आप लोग पढ़ोगे तो पहले तो आपको हंसी आएगी, उसके बाद आपको कुछ लगेगा कि हाँ भैया कुछ विचार हैं। ठीक है भाई, तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप सभी लोग बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।